द स्टूडेंट्स कल हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो उसमें से हमने कई विशेषताएं पढ़ ली थी। उसमें से अगली विशेषता जो हमने पढ़ी थी कि पहले हमने पढ़ा था वयस्क मताधिकार, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है कि एक निर्धारित आयु के बाद वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में वोट मत देने का जो है आधार न तो शिक्षा है और न संपत्ति और न लिंग, बल्कि हमारे यहाँ एक आयु को आधार मान करके और मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि ये प्रारंभ में 21 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त होकर जाता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, उसके अनुसार 61वां संविधान संशोधन हुआ जो 1989 में हुआ, उसके अनुसार 21 वर्ष से घटा करके इस आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब सीधा सा प्रश्न आता है, वयस्क मताधिकार का मतलब भारत में एक आयु निर्धारित आयु के बाद वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है। फिर हमने बात की थी विलक्षण दस्तावेज के बारे में बात की थी कि भारत का संविधान एक अलग विलक्षण दस्तावेज है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए ठीक है भारत की परिस्थितियों और उस समय की जो अनुकूल स्थितियां थी उसके आधार पर हमारा संविधान का निर्माण किया गया। हमने किसी की नकल नहीं की। ठीक है। जैसे एकात्मक और संघात्मक, दुनिया में 2 शासन व्यवस्था है शक्तियों के विभाजन के आधार पर, तो हमने दोनों की कुछ लक्षण एकात्मक के लिए तो कुछ लक्षण संघात्मक के लिए। ठीक है। अध्यक्षात्मक, संसदात्मक। तो इसके अलावा हमारे देश संविधान निर्माताओं ने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन करके और हमारे संविधान का निर्माण किया था। तो हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है। ठीक है। इसलिए इसे विलक्षण दस्तावेज कहते हैं, क्योंकि यह भारतीय परिस्थिति के अनुकूल था। बाद में जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया तो उसमें भारतीय संविधान को जो है आधार मान करके उनका जो है संविधान तैयार हुआ। इसलिए इसे विलक्षण दस्तावेज कहते हैं। फिर हमने बात की थी, अगला पॉइंट जो अगली विशेषता हमने पढ़ी थी वो है एकात्मक व संघात्मक का तत्वों का अद्भुत मिश्रण। एकात्मक शायद 11वां पॉइंट है या 12वां पॉइंट है। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। देखिए, इसमें भी हमने पढ़ लिया था कि शक्तियों के विभाजन के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था दुनिया भर में होती है। एक होती है एकात्मक और दूसरी होती है संघात्मक। एकात्मक शासन में शक्तियां जो है वो एक स्थान पर केंद्रित होती है। शक्तियां कैसी होती है? केंद्रित होती है एक स्थान पर। ठीक है। यानी एक ही जगह से पूरे देश का शासन संचालित होता है। तो वो एकात्मक शासन, और एकात्मक शासन का सबसे बड़ा उदाहरण है इंग्लैंड। ठीक है। जबकि संघात्मक शासन क्या होता है उसमें भी हमने चर्चा की थी कि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन किया जाता है संविधान के द्वारा। ठीक है। हमारे यहाँ दोहरी सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई है, एक संघीय सूची या केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है। तो केंद्र की शक्तियां क्या होगी, राज्य की शक्तियां क्या होगी और दोनों की शक्तियां क्या होगी, अलग अलग मिश्र रूप। तो ये हमारे संविधान के द्वारा तय कर दिया, यानी शक्तियां सारी एक जगह केंद्रित नहीं है। ठीक है। तो वैसे तो भारत को हम अधिकांशतः जो है संघात्मक के लक्षण हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भारत का जो शासन है वो अधिकांश लक्षण उसके संघात्मक के हैं। संघात्मक कैसे? जैसे दोहरा शासन, केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग काम करती है। ठीक है। और केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, तो ये भी संघात्मक का लक्षण है। ठीक है। केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग प्रावधान करके और अपना कार्य करती है, तो ये सब अधिकांश लक्षण संघात्मक शासन के हैं। लेकिन फिर भी
कुछ लक्षण एकात्मक के भी हमारे संविधान में रखे गए हैं। अब आप कहोगे एकात्मक लक्षण कैसे, कि जैसे हमारा राष्ट्रध्वज एक है, ठीक है, जो, और आपातकालीन प्रावधान, एकात्मक के लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे आपातकालीन प्रावधान, जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है, ठीक है, तो उस समय शासन पूरा एक ही जगह से संचालित होने लगता है। इसके अलावा एक ही मुद्रा, पूरे देश में एक जैसी मुद्रा चलती है, एक संविधान, पूरे देश का संविधान एक ही है। अमेरिका की तरह दोनों में अलग अलग नहीं है कि अलग अलग नियम लागू होते हैं, ठीक है। एकल नागरिकता, नागरिकता पूरे भारत के सभी लोगों को एक जैसी है, चाहे वो राजस्थान का है या गुजरात का है, कहीं का भी है, लेकिन उसे नागरिकता सबको भारत की प्राप्त है। तो नागरिकता की भी एकल प्रावधान है, जो कि एकात्मक का लक्षण है, लेकिन फिर भी हमारे संघात्मक शासन में इसे स्वीकार किया गया, ठीक है। इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल का जो प्रावधान है, राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र सरकार उसे नियुक्त करती है और वही उसे हटा सकती है, ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय शक्तियों का जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो पूरे भारत स्तर पर होती है, जो केंद्र सरकार उन्हें अपॉइंट करती है, इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है, लेकिन केंद्र उनको नियुक्त करती है और केंद्र उनके शक्तियों के नियम बनाते हैं, उनके जो कार्य तय करते हैं। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भी एकात्मक का लक्षण है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी कुछ एकात्मक लक्षण उसमें आते हैं या रखे गए हैं, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू होता है और सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। तो ये सारे प्रावधान ऐसे हैं, इसलिए कुछ केसी वियर तो इसे अर्धसंघात्मक शासन भी कहते हैं भारत के शासन को, ठीक है। कुछ इसे कहते हैं एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन, ठीक है। तो कुछ इसे एकात्मक के अधिक लक्षणों वाला शासन भी कहते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एकात्मक और संघात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं का अद्भुत मिश्रण है। तो एकात्मक का सबसे बड़ा उदाहरण है इंग्लैंड और संघात्मक शासन का सबसे बड़ा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारे यहाँ पर दोनों के ही लक्षणों को मिश्रित कर दिया गया है, दोनों का समन्वय करके और हमारी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये माना था कि न्यायपालिका के स्वतंत्र होना जरूरी है। न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं, ठीक है। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। केंद्र और राज्य सरकारें आपस में जो है वो संविधान का पालन नहीं कर सकती, इसीलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अब आप कहोगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान है, तो अगर हम देखें तो भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के जो प्रावधान हैं हमारे संविधान में जो किए गए हैं वो हैं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। अब आप कहोगे न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि एक कार्यपालिका द्वारा किया गया कोई कार्य या व्यवस्थापिका द्वारा कोई बनाया गया नियम या कानून अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को या उस कार्य को रद्द कर सकती है। इसका मतलब संविधान का उल्लंघन न तो कार्यपालिका कर सकती है और न व्यवस्थापिका, यानी दोनों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है,
इस संवैधानिकता की जांच जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से की जाती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो न्यायपालिका को इसलिए दी गई है ताकि वो संविधान की रक्षा कर सके। इसी प्रकार न्यायिक जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी ये जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जब हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, लेकिन उसे हटाने के अधिकार उसको नहीं है, हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। और इसीलिए उन पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है हटाने के लिए, और महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा की जाए, संसद के दोनों सदन मिलकर के करेंगे। यानी नियुक्ति कोई और करता है और हटाने का अधिकार कोई और है, ताकि न्यायाधीश स्वतंत्र निर्णय ले सके, ठीक है। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं जो वेतनमान है, न्यायाधीशों के जो वेतनमान है, वेतन है, भत्ते हैं, उनमें कोई आवश्यक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। न्यायाधीशों को इतनी आवश्यक रूप से जो है वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं जिनके जो कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यायपालिका को जो पदों को जो है सुरक्षा प्रदान की गई, पदों की सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक निर्णयों से, न्यायपालिका ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई आलोचना करता है न्यायपालिका की तो उस पर जो है वो अवमानना का केस दायर होगा और उसे सजा हो सकती है। इसका मतलब न्यायाधीश ने जो निर्णय ले दिया उसकी कहीं पर भी कोई भी अखबार, मीडिया, पत्रिका या अन्य किसी के माध्यम से उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। तो उसे न्यायिक सुरक्षा भी प्रदान की गई है, उसके न्यायिक निर्णयों को भी जो है वो आलोचना से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार इन प्रावधानों से हम ये कह सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने का प्रयास किया गया। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो संविधान की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपनी अपनी शक्तियों को अधिक प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे, तब ऐसे समय में वो संविधान का उल्लंघन भी कर सकते हैं। इसलिए उनको संविधान के उल्लंघन को रोकने के लिए न्यायपालिका का शक्तिशाली होना आवश्यक है। इसीलिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान हमने पढ़ लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है इस शक्ति के द्वारा। ये शक्ति हमने अमेरिका के संविधान से ली है, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी और के द्वारा की जाती है, जबकि हटाने का अधिकार किसी और का है। और न्यायपालिका को, न्यायाधीशों को हटाने के लिए सबसे कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है। तो इसका मतलब नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त राष्ट्रपति करेगा न्यायाधीशों की सहायता से, मंत्रिपरिषद की सहायता से, लेकिन हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है, जो कि महाभियोग की कठिन प्रक्रिया से उन्हें हटाया जा सकता है। जिस तरह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जिस तरह हटाया जा सकता है, उसी कठोर प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो नियुक्ति का अधिकार अलग है, किसी और को दिया गया, और हटाने का अधिकार कोई, ताकि न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसके अलावा उनके वेतन भत्तों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है कि उनके जब तक वो कार्य पर रहें उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। इसके अलावा पदों की सुरक्षा भी है कि न्यायाधीश को जो है उसके पद से बिना महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता, ताकि वो स्वतंत्र निर्णय दे सके। और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों को भी जो है वो आलोचना से मुक्त रखा गया है। कोई प्रेस, मीडिया या अन्य अखबारों में किसी भी तरह से न्यायाधीशों के द्वारा दी गई निर्णयों की कोई आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जो है अवमानना का केस दायर होगा और इसमें उसे सजा का भी प्रावधान। तो इन सारे प्रावधानों को अपना करके और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, तभी से हमारे संविधान की रक्षा हो सकती है। नेक्स्ट, तो इस तरह ये 13 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, और अगला जो है वो हमने पहले से इसका अध्ययन कर लिया था। संविधान की अगली विशेषता वो है कठोर व लचीलेपन।
का अद्भुत मिश्रण। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी, कठोर संविधान और लचीला संविधान क्या होता है। तो हमने पहले पढ़ा था कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें किसी प्रकार का संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे कठोर संविधान माना जाता है, जिसमें एक बार प्रावधान हो गए तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। जबकि लचीला संविधान क्या है, जो आवश्यकता के अनुसार जिसे बदला जा सकता है, यानी उस देश की जो संसद है, उस देश की जो व्यवस्थापिका है, वो उसमें आवश्यक रूप से बदलाव कर सकती है जब चाहे। ठीक है, जिसे जनता ने चुन के भेजा है वो आवश्यक रूप से उसमें संविधान में बदलाव कर सकती है। तो बिना किसी कठिनाई के उसमें आवश्यक बदलाव हो, ऐसे को लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है, तो कठोर और हमारा संविधान कठोर संविधान है या लचीला संविधान है, तो इसमें भी संविधान निर्माताओं ने दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। तो भारत में संविधान को कठोर और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण कहा जाता है। कारण कि संविधान में जो है संशोधन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के प्रावधान है, संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है, जिसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। एक साधारण बहुमत से, और दूसरा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और इसके अंदर ही एक और है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। देखिए 3 तरीके से हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान का उल्लेख इसमें किया गया है कि कैसे तरह संविधान में संशोधन हो सकता है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है 3 तरीके से, साधारण बहुमत। तो संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें अगर बदलाव करना है तो मात्र संसद के बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर संसद के सदस्य बहुमत के से कह दें, यानी आधे से अधिक सदस्य कह दें, तो उनमें आवश्यक रूप से संविधान में बदलाव किया जा सकता है। जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, राज्य की सीमाओं में बदलाव करना, इनमें कोई विशेष नहीं होता है, इसलिए संसद साधारण बहुमत से इनमें बदलाव कर सकती है। जैसे 2013 में तेलंगाना नया राज्य बना तो संसद ने साधारण बहुमत से उसमें परिवर्तन कर दिया। नया राज्य बनाना है, ये 2 राज्यों को मिलाना है, या राज्य का नामकरण नया करना है, ठीक है, तो राज्य की सीमाओं में कोई बदलाव करना है, तो इसे साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो ये साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के तहत संसद के द्वारा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत का मतलब हो गया कि लगभग 75% सदस्य, लगभग 66% सदस्य कहें तब संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब संसद के दोनों सदनों के, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में अलग अलग, यानी लोकसभा 2/3 से पारित करे, फिर वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा भी 2/3 से पारित करे, तब संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो इसे विशेष, यानी कठोर प्रक्रिया है। ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन अगर सहमति से उसे पारित करें अलग अलग, वो भी, तब संविधान में संशोधन हो सकता है। और सबसे तीसरा जो प्रावधान है वो सबसे कठोर है, जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ, विशेष बहुमत तो आपके 2/3 बहुमत हो गया दोनों सदनों का अलग अलग, और उसके साथ साथ आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्य यानी लगभग 29 राज्य हैं, तो 14 से अधिक राज्य कहें, यानी लगभग 15 राज्य कहें। विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, उसके साथ साथ
आधे से अधिक राज्यों का बहुमत अगर वो सहमति दें तो संविधान में संशोधन या बदलाव हो सकता है। यह कठोर, सबसे कठोर तरीका है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव करना है, ठीक है, और सीमाओं में बदलाव करना है, न्यायपालिका की शक्तियों में अगर किसी प्रकार का कमी या बढ़ोतरी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो है सहमति की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं, तो ये सबसे कठोर तरीका है। तो इस प्रकार हमारे संविधान को हम कठोर और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि संविधान में जो है संशोधन करने के जो प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत दे रखे हैं, और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के जो प्रावधान हैं वो 3 टाइप हैं, 3 तरीके हैं। पहला साधारण बहुमत, इसके तहत संसद साधारण बहुमत से यानी आधे से अधिक राज्य जो है दोनों सदनों के आधे से अधिक सदन अगर सहमति से कह दें अलग अलग तो संविधान में संशोधन हो सकता है। जैसे राज्यों की सीमाओं में बदलाव करना है, नए राज्यों का गठन करना है, या 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाना है, या नए राज्य का नाम बदलना है, इस तरह के संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा तरीका विशेष बहुमत, जिसके तहत दोनों सदनों के अलग अलग यानी संविधान संशोधन के संबंध में दोनों के जो है सामूहिक मीटिंग का प्रावधान नहीं है। दोनों सदन अलग अलग अगर कहें, यानी पहले लोकसभा या वो बाद में राज्यसभा, या पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा, दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से अगर उसे पारित करें तो संविधान में संशोधन हो सकता है। और तीसरा जो तरीका 368 के तहत है, सबसे कठोर तरीका है, जिसके तहत अगर बदलाव संविधान में संशोधन करना है तो दोनों सदनों के विशेष बहुमत अर्थात दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से उसे पारित करें, और उसके अलावा आधे राज्यों की परमिशन, आधे राज्यों की सहमति उसमें हो, तब जाकर के संविधान में बदलाव किया या संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें से कुछ प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव अगर करना है, शासन व्यवस्था में अगर बदलाव करना है, ठीक है, या न्यायपालिका की शक्तियों में या कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि या कमी करनी है, ठीक है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की शक्तियों में बदलाव करना है, तो इस प्रकार के लिए आपको जो है तीसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, अर्थात विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की परमिशन की भी आवश्यकता होती है, तब संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान न तो अमेरिकी संविधान की तरह कठोर है, इतना कठोर है कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो, और न इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है जिसमें जरूरत के अनुसार आवश्यक बदलाव हो, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, तो न इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है और न अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है जिसमें कभी कोई बदलाव होता ही नहीं। तो हमारा संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार का तैयार किया था कि उसमें कठोर और लचीलेपन दोनों का अद्भुत समन्वय है। और कठोर, इसका हमने एक प्रावधान पढ़ लिया था, हमारे संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है, और संशोधन 3 तरीके से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है। साधारण बहुमत यानी संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्य कह दें तो बदलाव हो सकता है। विशेष बहुमत यानी दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से अगर चाहे तो संविधान में संशोधन हो सकता है। और तीसरा तरीका है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो है सहमति। तो इसमें दोनों सदन अलग अलग यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग 2/3 बहुमत से उसे पारित करें और प्लस आधे राज्य सहमत करें दें तो संविधान में संशोधन हो सकता है। तो ये तरीका हो गया, कौन सा तरीका? लचीलेपन, लचीला मतलब जरूरत आवश्यकता के अनुसार बदलाव। और ये तरीका हो गया, ये दोनों तरीके हो गए कठोर। इसका मतलब हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन दोनों का अद्भुत कॉम्बिनेशन, दोनों का अद्भुत संयोग है। तो ये हो गया संविधान में जो है संशोधन का प्रावधान। ठीक है, आज अगला जो पॉइंट है क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट,
न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता देखिए, ये इस शब्द के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका को प्राप्त वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है। ये शक्ति किसको प्राप्त है? न्यायपालिका को। ठीक है। और संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता का मतलब हमारे यहाँ पर संविधान में भी संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। तो दोनों का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। अब आपके बात ये कहा जाएगा कि भाई भारत में न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली है या संसद अधिक शक्तिशाली है? संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि अगर संसद को शक्तिशाली बना दिया जाए तो फिर संविधान में जो है संविधान को स्थायी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संविधान बदल भी सकता है, संसद चाहे तो बदल भी सकती है। और अगर न्यायपालिका को अधिक शक्तिशाली बना दिया जाए तो फिर संसद स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, जो कि जनता की प्रतिनिधि होती है, जनता के लोग द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों का अद्भुत समन्वय करते हुए न्यायिक, एक तरफ न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे दी है, जिसके तहत वह कार्यपालिका और न्याय व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करके और संवैधानिकता की कि वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच कर सकती है। तो दूसरी तरफ संसद को भी संप्रभु बना दिया गया है, संसद को सबसे शक्तिशाली बना दिया गया है। कई बार न्यायपालिका में ये बात उठी है कि भाई संसद बड़ी है या न्यायपालिका? क्या न्यायपालिका संसद के किसी भी कार्य को रोक सकती है? इस मामले में कई बार ऐसे मुकदमे आए हैं, केशवानंद भारती वाले मामले हैं और गोलकनाथ वाले मामले हैं, मील वाले मामले हैं। तो ऐसे मामले आगे हम जब नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे तो उनसे ये पता लग रहा है कि संसद अधिक शक्तिशाली है या न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली है। ठीक है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से वो चाहे जिसको रोक सकती है। वहाँ की जो संसद, जो वहाँ की सीनेट और जो संसद है वहाँ की, उसमें नियंत्रण अंकुश लगा सकती है, वो किसी भी कार्य की जांच कर सकती है। यानी अमेरिका में न्यायपालिका स्वतंत्र है, शक्तिशाली है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली न्यायिक व्यवस्था अमेरिका की है, क्योंकि उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसके तहत वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है। तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद है इंग्लैंड की संसद, जिसके तहत वह किसी भी व्यक्ति को, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड में जब चाहे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। वहाँ न्यायपालिका को उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी संसद को है, संसद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों को, यानी एक तरफ न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे दी है ताकि वो कानून संविधान की रक्षा कर सके, तो दूसरी तरफ संसद को भी उन्होंने अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है, जिसके तहत वो न्यायाधीशों की हटाने का या जो है संविधान में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने का उसको शक्ति दे दी गई है। संविधान में बदलाव करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बदलाव कर सकती है। तो इस तरह दोनों का अद्भुत संयोग, अद्भुत जो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।